नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। और राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक प्रोजेक्ट भवन में की गई। बैठक में टैग के सदस्य और मनोनीत सदस्य मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में भाजपा के टैग मेंबर नदारत रहे। बैठक के बाद स्टीफन मरांडी ने कहा कि टीएससी की वैधता पर सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि राज्यपाल को हटाने के बाद ये टैग वैध नहीं है। ऐसे में हम लोगों ने लीगल सलाह ली जिसमें इसे वैध माना गया है। थाना की वैधता पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, इसमें लीगल एडवाइस लिया जा रहा है। ये पुलिस से और रेवेन्यू से जुड़ा मामला है, लेकिन बसने लायक जमीन मिले इसके लिए विचार किया जा रहा है। 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में बार और शराब की दुकान आदिवासी समाज के लोगों को मिले, इसके लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। वैधता पर सवाल उठता रहा है कि ये टीएससी जो है वैध नहीं है, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि इसमें जो महामहिम गवर्नर को हटा के सीएम का किया है, इस बात पर लोग बात उठा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे एजी से भी, एडवोकेट जनरल से भी राय लिया गया है और इसमें वैधता इसमें है, ये प्रूफ है, ये सारा चीज़, ये जो टीएससी है ये लीगल है। इसमें पुराना मामला बहुत चल रहा था, खरकाई डैम वगैरह, उस पर हमारे पुराने मेंबर लोग थे और पुराने मेंबर लोग अभी नहीं रहे, उनका सवाल था। और जो डैम था खरकाई डैम, वहाँ उस पर लोगों को और पदाधिकारियों ने पहल किया और उसमें लेवल नीचे करने का प्रयास में वो लोग आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है, जो पिछले समय ये विषय आया था। और थाना की वैधता में अभी फैसला नहीं हो पाया है। हम लोग उसमें लीगल एडवाइस मांगे हैं कि ये रेवेन्यू मैटर पर, पुलिस मैटर का मामला है, इसको हम लोग लीगल एडवाइस लेके। और झारखंड मंत्रालय सभागार में टैग की बैठक के उपरांत झारखंड के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। बैठक में आदिवासी हित, आदिवासियों का समग्र विकास सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को लेकर थाने की बाध्यता विषय पर भी बात रखी गई। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विशेष तौर पर आदिवासी हितों के विषय में बनाया गया है। आदिवासी हित को लेकर मसौदा दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। दस्तावेज आने पर इस पर पूर्ण निर्णय लिया जाएगा। विधायक, मनोनीत भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है और राज्य में आदिवासी, इसीलिए राज्यों के अंदर और देश के अंदर विभिन्न विभाग काम करती है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, चाहे मजदूर से संबंधित लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर के लिए ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे नौजवानों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग हो, चाहे देश के अंदर, राज्यों के अंदर आर्थिक संपन्नताएं आए, उसको लेकर वित्त विभाग है, कई तरीके के धन संग्रहण विभाग हैं। तो सभी
चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उन सभी चीज़ों पर बात हुई। सर एक लाइन डैम पे भी करते थे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। डैम टीएससी वाला हाइट आपने कम करने का निर्णय लिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा पुण्य श्लोक लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनके जीवन और कार्यों पर आधारित एक दिवसीय संगोष्ठी बुधवार को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में आयोजित संगोष्ठी में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू, प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, पूर्व सांसद आभा महतो समेत पार्टी के कई अन्य वरीय नेतागण मुख्य रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के दूरदर्शी शासन, समाज कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता और महिला सशक्तिकरण में उनके उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डाला। इससे पहले संगोष्ठी की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन कर एवं अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण से की गई। अनुरोध होगा युवा मोर्चा के अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा जी से, नीतीश जी मीना चौधरी जी से आग्रह होगा, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष परेश मुखी जी से आग्रह होगा कि आप मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आज के कार्यक्रम में आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसका तो मैंने बता ही चुका कि आज से 300 साल पहले रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म होता है और एक गरीब और साधारण परिवार में, और फिर उस समय राज परिवार में उनकी शादी होती है और फिर जिस प्रकार से 30 वर्षों तक करीब उन्होंने राजकाज संभाली है और उनके शासन एक प्रकार से लोक कल्याणकारी है, समाज सुधारक भी रही, धार्मिक भी रही और परोपकारी भी रही। तो आज, क्योंकि आज से अगर 300 साल पहले हमारे देश के अंदर में इस प्रकार की महिलाएं भी जो शासन की, उसमें से लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी है, तो हम उनको याद करते हैं और उनकी याद में ही ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था पार्टी के। सर, झारखंड में जिस तरह की व्यवस्था है उसमें रानी अहिल्याबाई के आदर्शों को अनुसरण करने की कितनी आवश्यकता है? नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश में, कोई झारखंड का ही कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का ही। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 5 दिनों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ बारिश और तेज हवा की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड के कई हिस्सों में सेकेंड हाफ में ऑरेंज अलर्ट के साथ मौसमी गतिविधियों में हलचल देखने को मिल सकती है। वहीं आने वाले 23 मई से रांची मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। ईस्ट वेस्ट टर्फ पंजाब से लेकर उत्तरी बांग्लादेश तक स्टैंड कर रहा है। इस कारण ये झारखंड के उत्तरी और बिहार के दक्षिणी भाग से गुजर रहा है, जिस कारण झारखंड में नमी आ रही है, जिस कारण झारखंड के उत्तरी और अन्य भागों में अच्छी थंडरस्टॉर्म एवं लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। अभी झारखंड में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवा के लिए 2 दिन हम लोगों ने ऑरेंज वार्निंग दिया है और खासकर जो झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग हैं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग देखने को मिल सकता है, खासकर सेकेंड हाफ में, और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी हो सकती है। तो इस जो तेज हवा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ में आपको बारिश देखने को मिलेगी। और परसों से हम लोगों ने येलो वार्निंग दिया है और अभी क्योंकि मॉइस्चर आ रहा है झारखंड में, और मॉइस्चर आने के मुख्य कारण क्या है कि ईस्ट वेस्ट ट्रफ है
जो कि पंजाब से लेकर उत्तरी बांग्लादेश तक एक्सटेंड कर रहा है और झारखंड के उत्तरी भाग, बिहार के दक्षिणी भाग से ये गुजर रहा है, जिसके कारण से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड के जो उत्तरी और मध्य भाग में काफ़ी अच्छा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा गर्मी रहता है और फिर सेकेंड हाफ में हम लोग देखते हैं कि ठंडा क्लाउड बन जाता है और तेज हवा के साथ ठंडा लाइटनिंग देखने को मिल रही है। तो गर्मी के कारण जो नमी वाली हवा है वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद में जब फ्रीजिंग लेवल को क्रॉस करती है तो आइस क्रिस्टल्स के अंदर में फॉर्म होते हैं और आइस क्रिस्टल में फ्रिक्शन के कारण में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वाले क्लाउड बनते हैं और बारिश के साथ में ठंडा लाइटनिंग होती है और जिसको देखते हुए हम लोगों ने अभी अगले 2 दिन है जो कि ऑरेंज वार्निंग है, उसके बाद अगले आने वाले 3 दिन है येलो वार्निंग है। तो सेकेंड हाफ का भी वनरेबल रहेगा झारखंड में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए। और अगर बात करें वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में इस बार मानसून सकारात्मक देखा जा रहा है और समय से पूर्व यानी 5 जून से 7 जून के आसपास में मानसून आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर पूरे झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है, क्योंकि इस साल केरल में 25 मई के आसपास मानसून आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मानसून कैसा रहेगा, तो झारखंड के लिए मानसून का पूर्वानुमान काफ़ी सकारात्मक है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी झारखंड में मानसून काफ़ी अच्छा रहेगा। और मानसून आगमन की स्थिति के बारे में बात की जाए तो केरल में जब मानसून आता है उससे 10 से 12 दिन के भीतर में झारखंड में मानसून आता है और केरल में संभवतः इस बार जो मानसून आने का जो चांसेस है वो 25 तारीख के आसपास में मानसून आने की संभावना वहाँ जताई जा रही है और अगर वो उसी लगभग में आता है तो 5 से 7 जून के अंदर में झारखंड में भी मानसून आ सकता है और 1 सप्ताह का समय लगता है मानसून को झारखंड में पूरे कवर करने में और 1 हफ्ता में झारखंड में मानसूनी हवाओं का प्रवाह होता है। तो अभी के हिसाब से स्थिति सकारात्मक है। अगर सभी जो फैक्टर्स हैं वो इसी तरीके से रहें तो झारखंड में इस बार थोड़ा सा मानसून पहले आ सकता है और पहले आने से जो किसान भाई बहन हैं वो बुआई पहले कर पाएंगे और जो मौसमी गतिविधियां हैं उनका लाभ उठा पाएंगे। वहीं राजधानी रांची की सड़कों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अद्भुत तिरंगा यात्रा ने राजधानी रांची को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यूथ ऑफ रांची के द्वारा मौर्यवादी शहीद संकल्प शुक्ला वाटिका से लेकर चंद्रशेखर आजाद चौक, मेन रोड, अल्बर्टिका चौक तक निकाली गई इस भव्य यात्रा ने हर एक नागरिक का दिल छू लिया। भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके सम्मान में उनका सम्मान हमें करना चाहिए और उनके सम्मान में ये इस यात्रा के जरिए सेना के पराक्रम को सम्मान दिया गया, तिरंगे की आन बान शान को सलाम किया गया। भारत माता की जयकारों और तिरंगे की लहराती शान ने पूरे रांची को देश प्रेम से भर दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हर जन, हर बालक युवा देश सेना के साथ खड़ा है। अति उत्साह लोगों में है, उसको लेकर के संपूर्ण देश के हर ग्राम पंचायत तक और ये जन सामान्य लोग यात्रा निकाल रहे हैं। देश सेना पर गर्व करता है। कई ऐसे के साथ है कि जरूरत पड़े तो देश के युवा भी सीमा पार कर सकते हैं, सीमा पे लड़ाई कर सकते हैं। आज हमारी ये सेना है तो आज हम सुरक्षित हैं, घर में आराम से आज सो सकते हैं। इधर आदित्यपुर नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक नगर अध्यक्ष राहुल यादव की अध्यक्षता में आदित्यपुर रेलवे शिव मंदिर हॉल में आयोजित की गई। बैठक में नगर कमेटी प्रभारी सुरेश धारी, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में आदित्यपुर कांग्रेस कमेटी के नवगठित पदाधिकारियों का भौतिक सत्यापन करते हुए उन्हें संगठन मजबूती संबंधित निर्देश दिए गए। वहीं आगामी 1 जून को आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में आयोजित हो रहे संविधान बचाओ रैली के वृहद एवं सफल आयोजन को लेकर सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।
कार्यकारी जिला अध्यक्ष अम्बुज कुमार ने बताया कि सरायकेला सर्किट हाउस में आगामी 25 मई को झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं झारखंड प्रभारी के राजू की बैठक में सभी प्रभारी को निश्चित रूप से बैठक में शामिल होने की भी अपील की गई है। इस मौके पर नगर कमेटी के नव मनोनीत पदाधिकारी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर नंदलाल नायक, सोनू यादव, महासचिव पद पर सुनील करवा, बबीता सिंह, संजय राम, भूपेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे और रैली में भाग लेने की अपील की गई। आज का नगर कांग्रेस कमेटी का बैठक नगर अध्यक्ष राहुल यादव की अध्यक्षता में हुई। नगर कांग्रेस कमेटी की नई टीम का गठन किया गया है। इस टीम का आज हम लोग भौतिक सत्यापन कर रहे थे कि कौन कौन पदाधिकारी फिजिकली उपस्थित हैं और उन तमाम पदाधिकारियों की हाजिरी ली गई और सारे पदाधिकारियों को नए सिरे से काम करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया गया और आगामी 1 जून 2025 को जयप्रकाश उद्यान में आयोजित होने वाले संविधान बचाओ रैली की सफलता पर तमाम साथियों के साथ चर्चा की गई और सभी साथियों को निर्देश दिया गया कि दल बल के साथ 1 जून को आयोजित होने वाले रैली में भाग लें। भौतिक सत्यापन था। मैं यहाँ का नगर का प्रभारी पर्यवेक्षक हूँ कांग्रेस की तरफ से और उसी कड़ी के तहत आज नगर कांग्रेस का सत्यापन हुआ, जिसमें कमेटी के सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। सभी लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया गया और कांग्रेस की मजबूती के लिए उनको कांग्रेस संगठन को बनाए रखने के लिए उनको होमवर्क दिया गया है कि अपने नए सिरे से पार्टी को मजबूती प्रदान करें और 1 जून को होने वाली रैली में अधिक से अधिक संख्या में अपनी परिस्थिति तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, इसलिए उनको होमवर्क दिया गया। टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी टाटा स्टील यूआईएसएल की अधिकृत यूनियन टाटा यूसिल यूटिलिटी एवं सर्विसेज यूनियन की आम सभा 26 मई को होनी है। ये आम सभा चुनाव पदाधिकारी और चुनाव समिति के सदस्यों की देखरेख में होनी है। इस विषय की जानकारी चुनाव पदाधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन कर दी। इससे पहले यूनियन के द्वारा कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले मीटिंग के मिनट्स को कंफर्म किया गया। वहीं आज चुनाव पदाधिकारियों की नियुक्ति पर मोहर लगा दी गई। इस चुनाव समिति के पदाधिकारियों को आम सभा कराने एवं चुनाव कराने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इसका ऑब्जर्वर मॉनिटरिंग को नहीं आम सभा हुआ नियम इसका मुख्य बात यह है कि हम लोग को जिसको श्रमिक यूनियन या अभी आप बोल सकते हैं कि टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज श्रमिक यूनियन, ये हमको मैं CS झा, मेरे को चुनाव पदाधिकारी और अश्विनी माथन और सरोज पांडे तीनों आदमी को हम लोग को चुनाव कराने का जिम्मा दिया गया है। मैं चुनाव पदाधिकारी की हैसियत से और अश्विनी माथन और सरोज पांडे हमारे कमेटी के मेंबर की तरफ से चुनाव संचालन करेंगे और चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संविधान सम्मत हो, ऐसा हम पूरे जुस्को के कर्मचारियों को आह्वान करते हैं कि चुनाव में आकर भाग ले। पहला कार्यक्रम चुनाव समिति का है AGM, जो AGM हम लोग रखे हैं 26 मई को है 11 बजे दिन में। 26 मई 11 बजे दिन अभी जो टाउन सर्विसेज है उसको हम लोग टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड बोलते हैं, उसका कार्यालय परिसर है, वहाँ एक ग्रीन लॉन है जहाँ पिछले बार भी हुआ था, उसी लॉन में हम लोग AGM कर रहे हैं। हम सभी कर्मचारियों से आह्वान करते हैं कि आम सभा में भाग लें और आम सभा में एजेंडा के अनुसार हम लोग शोक सभा करेंगे और इसके बाद यूनियन संविधान के अनुसार जो कोऑप्शन की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। चुनाव का डेट और बाकी कार्यक्रम जो है हम लोग AGM के बाद लिस्ट आउट करेंगे और फिर आप लोग सबको बताएंगे। और पोटका में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गाजुर संस्थान के संस्थापक जन्मजय सरदार एवं फाउंडर मेंबर पवन कुमार एवं अन्य सदस्यों द्वारा हाता के इंपीरियल रिजॉर्ट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से संस्थान के संस्थापक एवं पवन कुमार जो IIM बैंगलोर से पास आउट हैं, उन्होंने कहा कि पोटका क्षेत्र से गरीब, असहाय एवं अनाथ बच्चों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के क्षेत्र में बच्चों को आगे लाने के लिए स्नातक स्तर की तैयारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ संस्थान द्वारा पोटका के आधा दर्जन जगह को चिन्हित कर निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से नवोदय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आवासीय बालिका विद्यालय हजारीबाग, नेतरहाट विद्यालय आदि विद्यालयों के लिए कंपटीशन की तैयारी कर उन्हें निःशुल्क नामांकन करने का लक्ष्य लिया गया।
साथ ही पिछले 14 सालों से संस्थान द्वारा अब तक 30 गरीब एवं अनाथ बच्चों को नवोदय एवं एकलव्य विद्यालय में नामांकन करा चुके हैं, जिसके कारण ये बच्चे आज विभिन्न तैयारी के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें कई डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं। वहीं संस्थान के संस्थापक जन्मजय सरदार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था काफी दयनीय स्थिति में है। इसमें सुधार लाने के लिए संस्थान द्वारा निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि बच्चे उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। साथ ही युवा एवं महिला समितियों को रोजगार के माध्यम से जोड़ने की भी पहल शुरू की गई है। मुंबई से आए पवन कुमार द्वारा पोटका की कई जगह का दौरा किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षक विमल चंद्र मंडल, माताजी आश्रम के अध्यक्ष कृष्णा पद मंडल आदि उपस्थित रहे। बेसिकली एक ट्रेन जर्नी में हम लोगों ने शुरुआत की थी इस चीज़ की, जहाँ हम लोग खड़गपुर से टाटा नगर तक काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हम लोग सोसाइटी में चेंज लेकर आ सकते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको मतलब जो उनको साधन नहीं मिल पाता है, उसके चलते ही वो जीवन में अच्छा नहीं कर पाते, उनको किस तरीके से हम लोग वहाँ तक पहुँचें और उनको प्रोत्साहित करें। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि हम लोग जो बच्चे जो छोटे होते हैं उसी समय पे हम लोग उन लोगों को अगर कंपटीशन की भावना उनके अंदर जागृत कर देते हैं तो वो आगे चल के जो भी समाज है उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने सुपर 30 जिस तरीके से बिहार में चलती है, सिमिलर लाइंस में हम लोगों ने नवोदय में क्वालिफाई कराने के लिए शुरुआत में 30 लोगों को चुना था, जो कि एक पंचायत को हम लोग कवर कर रहे थे। एक पंचायत में जनरली या 2 पंचायत में आपके 10 से 11 स्कूल्स होते हैं, जहाँ से हम लोगों ने जो 4th क्लास में जिन्होंने टॉप 4 या 5 स्थान को लेके आते हैं। देखिए, हमारा आज बहुत मतलब खुशी लग रहा है। मेरा छोटा भाई बोलिए, मित्र बोलिए, मिस्टर पवन कुमार, जो IIM बेंगलोर से पास आउट है। हम लोग जब मैंने LIC में अधिकारी थे, ट्रेन में आना जाना करते थे और ट्रेन से ही हम लोग डिस्कशन के बाद ये गाजूर संस्था का निर्माण किए, लोगों का कुछ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। और 14 साल से ज़्यादा हो गया ये संस्था चल रहा है। और अभी एट प्रेजेंट हमको देखने को जो मिला है, हमारा संस्था से पढ़ के अभी मतलब कोई इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, कोई मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं। जैसे आज ही हमको खबर मिला, एक स्टूडेंट अभी दिल्ली में UPSC का तैयारी कर रही है, तो बहुत खुशी हुआ। और करीब हमको लगता है 1 साल से बाद हमको ये अवसर मिला, हमारा जो एक फाउंडर मेंबर पवन कुमार जी का साथ मिलने का। और इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारा संस्था से पढ़ के स्टूडेंट अभी काफ़ी मतलब ऊपर आ गए हैं। अभी उन लोगों को और अच्छे से मार्गदर्शन करना है। जैसा कि हमारा पोर्ट का क्षेत्र में अभी भी अगर देखा जाए, आपका जैसा कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमको नहीं लगता है कि अभी तक हमारा पोर्ट का क्षेत्र से कोई विद्यार्थी IIM पहुंचा है। चूँकि हमारा फाउंडर मेंबर ऑलरेडी MBA कर चुके हैं प्रतिष्ठित संस्थान से, तो हम लोग के लिए एक खुशी की बात है और मार्गदर्शन करने में भी एक सहूलियत होगी। तो इसीलिए ये भी टारगेट है हमारा, जो बच्चे स्नातक कर चुके हैं वो लोग को हम लोग मार्गदर्शन करेंगे और अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज से उसको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में श्रम अधीक्षक ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के सैकड़ों कंपनियों को बोनस भुगतान की वार्षिक रिपोर्ट कार्यालय में जमा नहीं करने वाले कंपनियों को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।
श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने आदित्यपुर समेत सरायकेला जिले में संचालित फैक्ट्री को नोटिस जारी करते हुए बोनस भुगतान की वार्षिक रिपोर्ट से जमा करने का निर्देश दिया है। बताते चले कि सरायकेला खरसावां जिले में 500 से अधिक ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो बोनस एक्ट के तहत पंजीकृत हैं, जिसमें बोनस भुगतान अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक विवरणी कार्यालय में समर्पित किया जाना है, लेकिन कार्यालय में 300 उद्योग एवं फॉर्म द्वारा रिटर्न जमा किया गया है। इस संदर्भ में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने जानकारी दी कि कंपनी व संवेदकों को 7 दिनों के अंदर फॉर्म डी या फॉर्म सी कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने कहा कि तय समय पर वार्षिक विवरणी जमा नहीं होने पर श्रम अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की जाएगी। इन्होंने बताया कि वैसे औद्योगिक इकाई कंपनियां जो 5 साल या उससे अधिक समय से चल रही हैं और वहां 20 से अधिक मजदूर कार्यरत हैं, उन्हें मजदूरों को बोनस भुगतान किया जाना है। भले ही कंपनियां फायदे में रहे या घाटे में, लेकिन मजदूरों को बोनस की राशि अदा करना अनिवार्य है। बोनस एक्ट की जब बात करें तो इसमें सभी कंपनियों को 31 दिसंबर के उपरांत जब वो बोनस डिस्पैच कर देते हैं, उसके बाद एक रिटर्न जमा करना होता है हमारे ऑफिस में, फॉर्म ABCD। अगर वो फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो फिर उन पे बोनस एक्ट के जो रूल्स हैं उनके तहत कार्रवाई का प्रावधान है। हमने समीक्षा में जब देखा कि हमारे यहाँ इतनी सारी कंपनियाँ हैं जिसमें से मात्र 350 कंपनियों के या फिर उनके संवेदकों के रिटर्न अभी हमारे कार्यालय में जमा हुए हैं, बाकी के नहीं हुए हैं। तो जिन सब कंपनियों के नहीं हुए हैं उन सभी कंपनियों को हम एक बार अंतिम चिट्ठी दे रहे हैं। उन चिट्ठी के माध्यम से उन सबको कहा जा रहा है कि आप 7 दिनों के भीतर अपना रिटर्न हमारे कार्यालय में जमा कर दीजिए। अगर आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस कानूनों के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।